हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी, पीसीएस और अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हीरे की चमक का क्या कारण है। तो देखिए, हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और देखिए कि हीरे को इस प्रकार काटा जाता है और जब उस पर कोई प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो इसकी क्रांतिक कोण कम होने के कारण प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन होता है। ठीक है, और जिसके कारण हम ये देखते हैं कि ये हीरा बहुत ज़्यादा चमकदार हमें दिखाई देता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जब भी हीरे की बात आती है, दो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि ये हीरा किसका एलोट्रॉप है। तो ये कार्बन का एलोट्रॉप है। और दूसरा ये पूछा जाता है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है, तो वो है हीरा। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, पांडा किस कुल का सदस्य है। तो देखिए, पांडा ये भालू के कुल का सदस्य है, यानी कि देख रहे होंगे भालू की टाइप का दिखता है और ये एक तरह से भालू कुल का एक सदस्य है। ठीक है, देखिए इस बार कई बार कहा जाता है कि मनुष्य जो है बंदरों से इनकी जो उत्पत्ति हुई है बंदरों से, और जो मनुष्य का जो कुल है वो बंदर है। तो एक्चुअल में बंदर इनका मनुष्य का कुल नहीं है, क्या कुछ और है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मनुष्य का जो कुल है वो क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जीवाणु को नष्ट करने के लिए एक तरह से हम देखते हैं क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो जल में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि इससे जीवाणु नष्ट किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए कि क्लोरीन औषधियों के निर्माण में होने वाला एक महत्वपूर्ण जो है औषधीय घटक है। और इसका उपयोग हम देखते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन में किया जाता है, जैसे मलेरिया, खांसी, टाइफाइड, ल्यूकेमिया आदि के उपचार के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए क्लोरीन की खोज किसने की थी, कार्ल विल्हम शीले ने इसकी खोज की थी और इसका प्रमाण क्रमांक है जो है 17। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। तो देखिए, यूनिवर्सल डोनर ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्लड ग्रुप वो एक तरह का यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि वो सभी को जो है एक तरह से डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यूनिवर्सल डोनर की बात की जा रही है। अगर यूनिवर्सल रिसीवर की अगर हम बात करें तो देखिए, ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसको कोई भी ब्लड ग्रुप जो है एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ए बी। ठीक है, तो यूनिवर्सल ब्लड जो है रिसीवर हो गया ए बी ब्लड ग्रुप और जो डोनर हो गया वो ओ हो गया। ठीक है, और देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो मनुष्य की जो बॉडी में कम से कम जो है 5 से 6 लीटर जो है एक वयस्क मनुष्य में इतना लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखी बर्फ क्या है। तो देखिए, सूखी बर्फ जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक तरह से जो सूखी बर्फ के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और देखिए इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस अवस्था में होती है तो एक तरह से वो हम देखते हैं कि बर्फ़ की तरह दिखाई देती है। ठीक है, और जिसके कारण इसको हम ड्राई आइस या ठोस जो है ये ठोस कार्बन या हम कहते हैं सूखी बर्फ़ इनको कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो ये ड्राई आइस एक तरह से हम देखते हैं जो सूखी बर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रयोग बहुत सारे जो पेयजल है, सोडा पानी, इन सारी चीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं। ठीक है, एक तरह से जैसे कि उसके बीज फलों के अंदर नहीं रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि इसमें इसको हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी या विवृत बीजी कहते हैं। और इसमें देखिए कि ऐसे पौधे या वृक्ष में हम देखते हैं कि जिसमें जो बीज है फूलों में या जैसे फलों के अंदर बंद रहने की बजाय वो टहनियों में या जो उसकी जो शंकुआ होती है उन पे जो है ये लगी रहती है। जैसे आपने देखा होगा चीड़ और देवदार के वृक्ष होते हैं, उन पे टहनियों पर जो है बीज एक तरह से लगी रहती है। ठीक है, इसी के अपोजिट में देखते हैं आवृत बीजी, हम जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जिसमें फूल आते हैं और जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर अक्सर जो है सुरक्षित होते हैं। जैसे आपने देखा हो एप्पल हो गया, उसके अंदर बीज पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, देखिए मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, तो मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। ठीक है, देखिए फॉरेनहाइट जिन्होंने थर्मामीटर का आविष्कार किया था, रॉबर्ट वाटसन और एकर्ट मॉजले की अगर हम बात करें तो देखिए
रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था और एकर्ट और एवं मोसले ने इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एकर्ट मोसले, ठीक है, एकर्ट एवं मोसले ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का खोज किया था, ठीक है, इनके आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो देखिए जो शुष्क सेल होता है उसकी जो एनोड बनी होती है ग्रेफाइट से बना होता है, ठीक है। और देखिए शुष्क सेल इसको इसलिए कहा जाता है, देखिए आपने जितने भी हमारे जो घरों में कुछ ऐसे जो विद्युत रासायनिक चीज़ें होती है, जैसे जो विद्युत जो यंत्र होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रेडियो, टॉर्च, कैलकुलेटर, उसमें जो सेल लगे होते हैं उसको शुष्क सेल या ड्राई सेल कहते हैं। और इसको ड्राई सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कोई भी लिक्विड या कोई भी ऐसी पदार्थ नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि इन्वर्टर हो गया, या कार या ट्रैक्टर की जो बैटरी होती है उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है इनकी लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें कुछ इस तरह का कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं होता, इसलिए इसको ड्राई सेल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य करती है इनकी? तो देखिए ये केशिका क्रिया पर कार्य करती है इनकी, ये कैपिलरी एक्शन पर काम करती है, ठीक है। और देखिए कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि उसमें एक केशिका नली होती है, और इस केशिका नली क्या होता है जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है और वो एक समान जो है नली होती है जिसको हम केशिका नली कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर एक नीचे उसके अंदर जो है द्रव होगा तो वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है, और इस प्रक्रिया को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं या केशिका क्रिया कहते हैं। देखिए इसके अपोजिट में हमने देखा कि अभी फाउंटेन पेन, इसमें हम देखा कि कैपिलरी एक्शन कार्य करते हैं, लेकिन जो बॉल पेन होता है वो पृष्ठ तनाव इनकी सरफेस टेंशन पे कार्य करती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि माता का रुधिर वर्ग O है तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा A और B होगा, ठीक है। देखिए एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये फादर का ब्लड ग्रुप है और ये मदर का है, ठीक है। तो बच्चों में क्या होगा, तो देखो ए यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, तो ए और वो होगा, ठीक है। एक चीज़ आपको डिफरेंशिएट करके ध्यान रखना है, जहाँ पे ए बी होगा तो वहाँ पे कोई भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे ए बी होगा देखिए कोई भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा, बाकी सभी के साथ यहाँ पे ओ जरूर होता है, ठीक है। देखो अगर ए और बी है तो देखो ए बी बनेगा, उसके बाद ए बी और बी बन जाएगा, ठीक है। जैसे इस चार्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे, डेफिनेटली आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट क्या होता है? तो देखिए इसका जो मुख्य प्रदूषक क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन पाया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो जितनी भी स्मोकिंग चीज़ें हैं उसमें निकोटीन होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, ठीक है। देखिए निकोटीन का जो फॉर्मूला होता है C10H14N2 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो देखिए पानी को सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित करती है वो है आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक का जो सिंबल होता है AS होता है, और ये गंधहीन, स्वादहीन और उपधातु है जो जमीन की सतह के नीचे मात्रा में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और देखिए इसको आवर्त सारणी में 5वें मुख्य समूह के में इसको रखा गया है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर है 33, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक तत्व दे रखा है जिसका ये हमें दे रखा है कि 92U235, इसमें प्रोटॉन की संख्या बतानी है, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जो ये नीचे दिया होता है ये हमारा एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या होती है, और ऊपर जो हमारा होता है वो ये एक तरह से एटॉमिक मास होता है, ठीक है। यानी कि परमाणु भार ऊपर होता है, परमाणु क्रमांक नीचे होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और ए क्यों होगा देखिए मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। देखिए नीचे जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर इक्वल टू ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या ये सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर ये सारे बराबर होते हैं। अब एटॉमिक मास में से अगर हम जो एटॉमिक मास में होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 235 में 92 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 143, जो कि इसका न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो देखिए ये 120/80 होता है एक ब्लड प्रेशर लोगों का, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी व्यक्ति की जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन कहते हैं।
अगर कम है, इससे अगर कम है तो हम क्या कह सकते हैं, उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, और इससे अगर ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ब्लड जो हमारा प्रेशर है, इसको मापने के लिए जो यंत्र यूज किया था, इसको क्या कहते हैं, स्फाइग्नो मैनोमीटर कहा जाता है। अब इस फिगर में देख रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवांश सबसे अधिक मिले हैं। तो देखिए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीवांश मिले हैं, तो देखिए ये है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जीवांश मिले हैं। और देखिए ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, देखिए कि यहाँ पे जीवांश से रिलेटेड चीज़ें आपको बताता हूँ कि देखिए जीवांशों का जो अध्ययन किया जाता है वो पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जीवांश किसे कहते हैं, तो देखिए किसी भी विलुप्त जंतु या पौधे के किसी समय जीवित होने का जो प्रमाण मिलता है उसको हम जीवांश कहते हैं, ठीक है। और देखिए जितने भी हम देखते हैं कि जो किसी मृत जीवधारी का जो शरीर मिट्टी में दब जाता है और काफ़ी वर्ष बाद हम देखते हैं कि वो करोड़ों वर्ष के बाद देखते हैं कि वो एक तरह से पत्थर या कठोर चीज़ों में बदल जाता है, और एक तरह से वो जो उसके जो प्रमाण अभी मिलते हैं उसको हम जीवांश कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोथीरिया का विकास किससे हुआ था, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एआरओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रोटोथेरिया का विकास किससे हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसका जो विकास हुआ था एक तरह से ये सरीसृपों से इसका विकास हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो स्तनधारी वर्ग है उसको 3 उपवर्ग में बांटा गया था, और इसमें से एक है प्रोटोथेरिया, ठीक है। तो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया, ठीक है, जिसमें से ये पूछा गया कि प्रोटोथेरिया का जो विकास किससे हुआ था, तो ये सरीसृपों से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइनाइट्रो टालुइन का विस्फोटक किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है, इनकी मिश्रण ये बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो देखिए ये अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा जो है इसका एक तरह से ये विस्फोटक बनाया जाता है, ठीक है। और देखिए कि इसमें हमें आपको बताता हूँ कि देखिए 1863 में इसका आविष्कार हुआ था इस विस्फोटक का, और सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था ब्रिटेन के सैनिकों द्वारा किया गया था 1914 में, ठीक है। देखिए इसके अलावा कुछ विस्फोटक पदार्थ हैं जिसका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल जिसको TNG कहते हैं, डायनामाइट RDX और ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट विस्फोटक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो देखिए चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और देखिए यह एक ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिसमें हम देखते हैं जटिल कार्बनिक यौगिकों का जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाता है, और जिसको हम फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। और ऐसी कुछ हमें क्रिया देखने को मिलती है जैसे दूध से दही में परिवर्तन होना, या सिरका का बनना, या अन्य रासायनिक पदार्थों का निर्माण इस फर्मेंटेशन इनके किण्वन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं कि मनुष्य को निकट की चीज़ों को जो है स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की चीज़ों निकट की चीज़ें जो है हम देखते हैं कि स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और यहीं पे हम देखते हैं कि जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है, मनुष्य को दूर की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और इसमें दूर दृष्टि दोष में मैंने बताया उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए इसको हम एक तरह से जो निकट दृष्टि दोष इसको मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है, तो देखिए एक तरह से पक्षियों में उनके अतिरिक्त वायुकोश होते हैं जिसके कारण उनको ये हेल्प करते हैं उड़ने में, और इसीलिए उनको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और पक्षियों में हम देखते हैं कि ये उनकी एक जो वायुकोश एक थैलीनुमा होता है जो हवा में उनके शरीर को हल्का बनाता है और उनमें सहायक बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है, देखिए वायुमंडल में CO2 0.03% पाया जाता है, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो पदार्थ पाई जाती है वो है नाइट्रोजन 78% होता है, उसके बाद ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, और बाकी अन्य गैसें पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है, तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, तो देखिए ये विज्ञान की एक आधुनिक ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि सजीव प्राणियों के DNA कोड
जो डीएनए कोड में मौजूद जो जेनेटिक है उसका आधुनिक तकनीकी के द्वारा परिवर्तित किया जाता है और इसका प्रयोग हम देखते हैं बहुत सारे फसलों और आदि चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से पदार्थ सुपर कंडक्टर यानी कि अति चालकता होते हैं। तो देखिए कि ऐसे चीज़ें जो पदार्थ होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाह का न्यूनतम प्रतिरोधकता होती है, यानी कि वो जो है उसको कम विरोध करती है उसके जो विद्युत धारा प्रवाह की। ठीक है, इसको जो है सुपर कंडक्टर या अति चालकता कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि किसी मटेरियल को अगर हम 0 डिग्री केल्विन तक ठंडा किया जाता है और तो उसमें देखते हैं कि प्रतिरोध पूर्णतः शून्य हो जाता है। ठीक है, और इस गुण को एक तरह से हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और यानी कि इसकी जो चालकता होती है वो असीमित होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो देखिए जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है। ठीक है, और देखिए जीवाणु का जो खोज की थी वह ल्यूएन हुक ने की थी। और देखिए कि जीवाणु क्या होते हैं, एक कोशीय जीव होता है और जिसका आकार हमने देखा मिलीमीटर से भी बहुत कम होता है। और देखिए कि ये अकेंद्रित कोशिका वित्त युक्त और एक कोशीय सरल जीव होता है। और देखिए एक चीज़ आपको बता दूं कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, वो रोग होते हैं प्लेग, डिप्थीरिया, ये टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ और ट्यूबरकुलोसिस हैजा। इसको याद करने का ट्रिक है पंडित का टिकट न्यू है, यानी कि सभी जो रोग है उसका अगर हम लेटर लेते हैं, अक्षर लेते हैं तो ये आता है पंडित का टिकट न्यू है। तो इस ट्रिक के साथ आप ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा जीव यहाँ पे है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए सबसे छोटा जीव जो एक तरह से माइकोप्लाज्मा जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होती है और इसको ये सबसे छोटा जीव माना गया है। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।